डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो 8वीं पास करके 9वीं में प्रवेश लिए हैं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आपके पठन पाठन में, आपके शैक्षिक उन्नयन में मैं भी एक छोटा सा योगदान कर पा रहा हूं। तो आइए 9वीं कक्षा के गणित के पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे। और संख्या पद्धति क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। और हमें देखें तो मनुष्य प्राचीन काल से ही वस्तुओं को गिनने का काम किया है, और वस्तुओं को गिनने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन संख्याओं का प्रयोग किया गया है। और जब हम क्लास में जब एडमिशन लिए हैं, पहली कक्षा में जब एडमिशन लिए थे, तब से लेकर के और आज तक संख्याओं, उन पर आधारित पहाड़े, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक की संख्याएं हम लोग पढ़े हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं के गिनने में करते हैं, उनको गिनती की संख्याएं या गणक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, और यहाँ प्राकृतिक संख्याएं लिखा है तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल का पहला अक्षर कैपिटल N से हम प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। एक शब्द है जिसका नाम है समुच्चय, सेट्स। तो समुच्चय क्या है, इसके विषय में आप आगामी कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस समय मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित क्या है? तो वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी एक गुण के लिए उत्तरदायी हो, किसी एक कार्य के लिए उत्तरदायी हो, वह सुपरिभाषित कहलाता है। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे, धन पूर्णांकों का समुच्चय पढ़ेंगे, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय पढ़ेंगे, आदि आदि पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समुच्चय शब्द बार बार आएगा, इससे आप घबराइएगा मत। समुच्चय का मतलब एक यहाँ पर संख्याओं का, विशेष तरह की संख्याओं का समुच्चय है, ढेर है, उनको इकट्ठा करके मझले कोष्ठक में बंद किया हुआ आपको मिलेगा, और उनका नाम होगा तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या का जो कैपिटल N है वह होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऐसे करते ये बहुत सारी संख्याएं हैं जिन सबको लिखना जो है संभव नहीं है, इसलिए डैश डैश करके यहाँ पर डॉट लगा करके बंद कर दिया जाता है। ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अब इन पर अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कुछ बातें यहाँ पर मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वह 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? ऐसे गिनते चले जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से जो सबसे अंत वाला जो अंक होगा, संख्या होगी, उसमें भी 1 जोड़ देंगे तो उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी, उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ी संख्या मिलती जाएगी। इसका मतलब इधर संख्याएं जो है अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम कह सकते हैं अज्ञात है।
अननोन है, नहीं मालूम है। दूसरा गुण इसमें क्या है, तीसरा गुण इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर है, एक का अंतर है। अंतर बोला तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। इसी तरीके से प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं। दूसरे नंबर पर आए हैं तो हमको यहाँ पर बात आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं या इनको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह होल नंबर है, W से लिखा गया है। तो यहाँ पूर्ण संख्या को W से लिख देते हैं, पूर्ण संख्या के समुच्चय को W कह देंगे। और कहा यह गया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इनकी भी संख्या अनंत है, अज्ञात है, नहीं मालूम है। यहाँ पर भी क्या है, सबसे छोटी, यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी अज्ञात है। और साथ ही इनमें भी एक का ही अंतर होता है, एक का अंतर। ये कह सकते हैं एक का अंतर किनमें होता है, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच। वही हाल यहाँ पर भी है, एक का अंतर होता है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच। तो ये हो गया हमारे पूर्ण संख्याएं हो गई। अब उसके बाद से अगर हम विचार करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कई तरह की संख्याएं हैं। जैसे कहा जाए सम संख्याएं, सम संख्याएं, इनको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स कह सकते हैं। इवन नंबर में क्या है, इवन को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से ये सम संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। यहाँ पर सबसे छोटा सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी जो है अज्ञात है। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, अर्थात 2 का यहाँ पर अंतर है। तो ये हो गया हमारी सम संख्याएं। उसके बाद से चौथे नंबर पर यहाँ पर कुछ विषम संख्याएं भी हैं। विषम संख्याएं। अच्छा, इनका पहचान ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। सम संख्याओं की पहचान क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, सम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या हो गया, दोनों को अपोजिट हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो O बराबर हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से ये हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 1 कह सकते हैं धनात्मक में, और सबसे बड़ी अननोन है। यहाँ पर भी 3 में से घटाएंगे तो 2 मिलेगा,
5 में से 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा। यहाँ पर भी किन्हीं भी दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं हम इनका समुच्चय बना सकते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर्स। ये क्या है? प्राइम नंबर का कौन कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर का जो पहला अक्षर P है, इसको P से प्रदर्शित कर देते हैं। और उसके बाद कौन कौन संख्याएं हो जाती हैं? प्राइम नंबर की पहचान क्या है? ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें और 1 से कटें, 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी तीसरी संख्या से न कटें, उनको अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसी में से हम खोज लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी जो प्राकृतिक ये प्राइम नंबर होती है वो है 2, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, साथ ही वो 3 से भी कट जाएगी। तीसरी संख्या है 3, उस 3 भी काट देगी, इसलिए 9 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 7, 11, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। इस तरीके से ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। अब 1 से 100 तक अगर हम गिनती गिने तो कितनी हमको सम संख्याएं मिलेंगी, कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी और कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, इसको पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि 1 से 100 तक के बीच में 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं और 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं, जो मिल करके 1 से 100 तक के बीच में संख्या 25 की हो जाती है। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके अतिरिक्त बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या है उसको हम देखा। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। और पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक को i+ से निरूपित करते हैं और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात जैसे वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। 1 के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है, धन मान लिया जाएगा। 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है, धन मान लिया जाएगा, मतलब है धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक भी होते हैं। ऋण पूर्णांक की बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ डैश 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 कर दें और ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब यहाँ बात किया जाए ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक कौन है, तो ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक ऋण 1 है और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अज्ञात है। ध्यान देंगे, यहाँ अगर कोई पूछे कि ऋण 4 और ऋण 3 में कौन बड़ी है, तो ऋण 3 बड़ी है, ऋण 4 छोटी है। क्योंकि संख्या रेखा पर जब हम दिखाएंगे तो ऋण 3 ऋण 4 के दाहिनी ओर आती है। अभी संख्या रेखा की हम लोग बात करेंगे। अब अगर केवल पूर्णांक की बात किया जाए, पूर्णांक i कहा जाता है या इसको z भी कहा जाता है। z एक शब्द है जिसका नाम है जहलिन। ZAHALN है। यह
जाहलिन शब्द का मतलब होता है टू काउंट, गिनने का काम। तो वहां से जेड प्रदर्शित किया जाता है, और वो है क्या, समस्त धन पूर्णांकों को, समस्त ऋण पूर्णांकों को और जीरो को भी मिला लेते हैं तो उनको पूर्णांक कहा जाता है। इनको निरूपित करने के लिए ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पूर्णांक हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक तो है ही, धन पूर्णांक है ही, और जीरो भी क्या है, जीरो भी एक पूर्णांक है। न तो धन है न तो ऋण है, क्योंकि संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करते हैं तो जीरो एक ऐसा अंक है जो समस्त धन पूर्णांकों को और समस्त ऋण पूर्णांकों को अलग करता है। तो समस्त धन पूर्णांक जीरो के दाहिनी तरफ होते हैं और समस्त ऋण पूर्णांक जीरो के बाईं तरफ होते हैं। तो अब अगर देख लिया जाए कि संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बार बार संख्या रेखा की बात आती है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। क्या है, संख्या रेखा को हम दिखाते हैं इस तरीके से, एक लाइन खींच ली जाती है और दोनों तरफ तीर लगा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जूनियर कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, एक होती है रेखा, लाइन बोलते हैं, एक होती है किरण और एक होती है रेखाखंड, सेगमेंट जिसको कहते हैं। अब ये क्या है, चित्र बना करके प्रदर्शित अगर हम करें तो रेखा ऐसी है कि उसको दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तीर लगा होता है। इसको रेखा का जो लाइन है उसको यल से प्रदर्शित कर देते हैं। किरण की जहां तक बात है, किरण में एक तरफ अंत बिंदु होती है और दूसरी तरफ असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड क्या है, रेखाखंड दोनों तरफ यह सीमित होती है, नाम रहता है, तो इसको हम आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते। अब लाइन को ऐसे लिख दिया गया है, किरण को एक तीर लगा रहता है और रेखाखंड में एक भी तीर नहीं रहेगा, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बात संख्या रेखा की है। तो ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा कहलाती है। तो सबसे यहाँ बीचों बीच में हम जीरो को रख देते हैं। उसके बाद समान अंतर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से संख्याएं दिखाएंगे। और बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और तीर ये बता रहा है कि ऋण 5 के बाद ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण इधर तीर बता रहा है कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ये बढ़ाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर संख्या रेखा की जहां तक बात है, संख्या रेखा में देखिए जीरो के दाहिनी ओर धनात्मक है, जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक है। अब यहाँ पर बड़े और छोटे की अगर हम बात करें तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है। क्यों है, क्योंकि 4 जो है 3 के दाहिनी ओर है और 3 जो है 4 के बाईं ओर है। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर वाली संख्या से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक संख्या अपने दाईं ओर वाली संख्या से छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा संख्या पद्धति पर कुछ शब्दावलियां रही, कुछ समुच्चय रहे, इनको आप देखेंगे, सुनेंगे। अब हम आगे परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। आइए हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं को मुख्यतः हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर्स कहते हैं।
तो अपरिमेय संख्या की बात हम बाद में करेंगे। हम अभी यहाँ परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ। आपको जानने में, याद करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत जल्दी आप किसी संख्या को परिमेय है कि अपरिमेय है आप उसे बता सकेंगे। तो परिमेय संख्याओं को किया क्या, 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं कि समस्त पूर्णांक परिमेय होती हैं, समस्त भिन्न भी परिमेय होती हैं और शांत दशमलव निरूपण जो होता है वो भी क्या है, परिमेय है। अभी शांत की बात करेंगे, शांत क्या नया शब्द आ गया है। और यहाँ चौथा अशांत और आवर्ती लिखा है। तो प्रत्येक के विषय में हम चर्चा करेंगे उदाहरण लेकर के। अब आइए सबसे पहले यहाँ समस्त पूर्णांक की बात करते हैं। इसी वीडियो में आपने पूर्णांकों पर चर्चा किया है। पूर्णांक कौन कौन से, या तो वो धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक जितने भी हैं धन पूर्णांक क्या हैं, धन 1, धन 2, धन 3, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। और उसके बाद से जितने भी ऋण पूर्णांक हैं क्या हैं, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ तक कि पूरे पूर्णांकों को अगर हम ये कहें, समस्त ऋणात्मक, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश 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 कर देते हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, समस्त पूर्णांक। अब इनको अगर समुच्चय में लिखें तो यहाँ मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक में ही वो आ जाएगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो समस्त पूर्णांक या धन पूर्णांक कहिए, प्राकृतिक संख्या कहिए, सब के सब क्या हैं, परिमेय हैं। और समस्त ऋण पूर्णांक क्या हैं, परिमेय हैं। और ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 ये सब मिलकर के क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए सबको मिला करके एक ही बार कह दिया गया है, समस्त पूर्णांक क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब आ जाइए यहाँ पर भिन्न की बात किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि केवल पूर्णांक ही होते हैं संख्या रेखा पर, भिन्न भी होते हैं। भिन्न का मतलब क्या है कि यहाँ एक परिभाषा दिया गया है। परिभाषा वह यूं है कि अगर हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख दें, जहां P और Q दोनों क्या हों, एलिमेंट ऑफ I, मतलब P और Q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। अब यहाँ पर पूर्णांक P और Q क्या क्या हो सकता है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक जो है ये सब के सब पूर्णांक हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये P और Q का मान धन पूर्णांक हो सकते हैं, समस्त ऋण पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। चूंकि 0 भी एक पूर्णांक है तो उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है कि जब P/Q करेंगे, अगर हर जो है 0 आ जाएगा तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए Q को बराबर नहीं 0। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जो भी लिख सकें, 3/4, 5/8, 2/15, 7/50, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हम 0 को भी परिमेय संख्या मान सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो P/, यहाँ पर P का मान 0 है, वो तो हो सकता है पूर्णांक, और Q का मान भी पूर्णांक हो सकता है। Q का मान 0 है नहीं, यह एक तो लिख सकते हैं और एक जो है धन पूर्णांक है, यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है।
तो यहाँ पर हमको भ्रम में होने की कोई जरूरत नहीं है। विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, 7/3 लिख दिया जाए, 10/2 लिख दिया जाए, 10/2 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, वो पूर्णांक है और पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो इस तरह के कंडीशन भी आ सकता है। अब यहाँ शांत दशमलव की बात की गई है। शांत दशमलव क्या है? शांत है और अशांत है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ लिखा है। तो शांत और अशांत पर थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 1 में या 10 में मान लीजिए कि हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 आएगा, दशमलव बढ़ा करके जब 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो इसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पूरा पूरा कट गया। 10 में 4 का भाग देने पर शेष जो है 0 बच गया, पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए इसको कहा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि 2.5। जैसे मान लीजिए अब 1 में हम 4 का भाग देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 में तो 4 का भाग, तो 4 0 0 हो जाएगा। 0 बार में भाग जा सकता है ना। हम कहते हैं कि 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन भाग जा सकता है, 0 बार में जाएगा, 1 बार में नहीं जाएगा। तो 4 0 0 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 बढ़ाकर फिर 0 हो जाएगा, तो 4 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 20। अर्थात यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शेषफल 0 बच गया, पूरा पूरा कट गया है। तो ये जो 0.25 है, ये क्या है? शांत दशमलव है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1.5 लिख दिया, 3.25 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, 3.75 लिख दिया, 2.125 लिख दिया। इस तरीके से जो संख्या, मतलब ये होगा कि भाग देने पर पूरा पूरा कटा होगा और इसके आगे अब कोई संख्याएं नहीं। जब कट गया तो आगे भाग ही नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो वहीं पर बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया वो। तो इस तरह की जो भी संख्याएं आएंगी वो सब के सब क्या होंगी? शांत दशमलव कहलाएंगी। और समस्त शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आते हैं यहाँ अशांत क्या है। पहले अशांत समझें। अशांत क्या है, यहीं पर हम देख लेते हैं इसी कॉलम में। जैसे मान लीजिए हमको 1/3 का मान ज्ञात करना हो, तो 1 में हम जब 3 का भाग देंगे तो क्या होगा? मानिए कि 10 में 3 का भाग देना है, 1 में 3 की बात छोड़िए, 10 में 3 का, तो 3 3 हो जाएगा 9। और 10 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर 1 है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 1 उतरेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 1 बच गया। हमें क्या देख रहे हैं? ये सिलसिला चलता रहेगा, 1 बचता रहेगा। हम दशमलव बढ़ा ही चुके हैं, 0 बढ़ा करके 3 बार में भाग ले जाएंगे, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ा करके 3 बार में भाग ले जाएंगे। मतलब ये हो गया कि यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया हो गई। 3.3333333 ये आता रहेगा। अब एक बात और देखा यहाँ कि जैसे मान लीजिए हमको 3 में 11 का भाग देना हो, 3 से 11 में भाग देना हो तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। और 11 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 18 हो गया, 2 बच गया, 3 6 18 हो गया, 3 6 18 हो गया। इस तरीके से ये भी जो है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया हो गई यहाँ।
एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि हमको 3 में 11 का भाग देना हो, 3 में 11 का भाग देना हो, 3 में हमको 11 का भाग देना है, तो 3 शून्य तो शून्य हो जाएगा, 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा करके शून्य बढ़ाया, 11 शून्य शून्य हो गया। अब हो जाएगा कितना, 11 दूना हो गया 22, 8 बच गया, 0 बढ़ा देंगे तो 11 सते हो गया कितना, 77, 77 हुआ। अब जब 77 हो गया तो 77 में से 80 में से 77 जब घटाएंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8 उतर जाएगा, फिर 11 सते 77 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा। ऐसे हम क्या देख रहे हैं, कुछ संख्याएं हमने यहाँ पर देखा कि अगर 11/3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.6666 ऐसे डैश डैश चलता जा रहा है। और अब जब हम 3 में 11 का भाग दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 0.272727 ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ पर हम 10 में 3 का भाग दिए हैं, ये क्या हो गया, 3.333333 डैश 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 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर आप 22 में 7 का भाग देते हैं, 22/7 तो होता है 3.1428557 1428557 और फिर आगे एक ऐसे चलता चला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। एक बात और बताता हूँ, यहीं पर वहां जगह नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं कि अगर हमको 15 में 7 का भाग देना हो, 15/7 अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2.1428557 1428557 ऐसे प्रक्रिया चलती जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमको निष्कर्ष निकलता है। पहली बात, शांत का मतलब क्या हुआ था, इससे पहले भाग दिए थे तो 0 आ गया था, शेषफल कट गया था, टर्मिनेट हो गया था, टर्मिनेटिंग दशमलव हो गया। लेकिन यहाँ पर हम जब भाग दे रहे हैं तो नीचे शेषफल कभी 0 नहीं आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक अंक अथवा एक संख्या या एक संख्या का समूह, 3 बात हो सकता है। एक अंक बार बार रिपीट करता हो, पहली बात यह कटा नहीं तो क्या हो गया, अशांत हो गया। दूसरी बात, अशांत हुआ तो क्या हुआ, किसी में एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, किसी में एक संख्या, जैसे देखिए 27272727, ये 2 अंक की संख्या बन जा रही है, ये रिपीट हो रही है। या किसी में एक संख्या का जो समूह है 142857 142857 142857 ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कटा नहीं इसलिए अशांत है, कटा नहीं इसलिए अशांत है। और आवर्ती क्या है, एक ही अंक या एक ही संख्या या एक ही संख्या समूह बार बार आ रहा है, बार बार आवर्ती हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बस यहीं से शब्दावली निकली है प्यारे बच्चों। यहाँ अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, कटने वाला नहीं है, और रिपीटिंग का मतलब बार बार रिपीट करता है। तो ऐसी जो संख्याएं आएंगी वे सब के सब क्या हो जाती हैं,
अशांत और आवर्ती होती हैं, और वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। रही बात अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, याद आ गया है और आपके मन में भी उठ रहा होगा, बात 22/7 जो आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिमेय संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पाई से जोड़ा गया है और पाई को कहा गया है अपरिमेय है। तो अपरिमेय की परिभाषा क्या है, अपरिमेय की पहचान क्या है, हम लोग इसी वीडियो में अभी आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले 22/7 परिमेय है, लेकिन 22/7 बराबर पाई के लिखा जाता है, वो अपरिमेय है। क्यों है, आगे देखा जाएगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए और इसको आप देखिए बार बार, तो आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। आप अपने मन से एग्जाम्पल्स बना करके भी आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें। परिमेय संख्याओं की बात तो हो गई, अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के कैटेगरी बनाई गई है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ 2 तरह की कैटेगरी में बना दे रहा हूँ। आप जब कक्षा 8 में थे और वर्गमूल पढ़े थे, तो वर्गमूल जब पढ़े होंगे, कुछ बात कर लेते हैं। वर्गमूल जो पढ़े थे तो करड़ीम में 4 का मान आपका कितना आ गया था, 2, धनात्मक मान लें तो 2 हो जाएगा। करड़ीम में 9 का मान ले लिया जाए तो यह 3 हो गया था। करड़ीम में 16 का मान लिया जाए 4 हो जाता था। करड़ी में 81 है तो वो 9 हो गया था। इसी तरीके से हम मान ज्ञात किए थे। लेकिन वहीं पर कभी ऐसा भी आया होगा, करड़ी में 2 का मान निकाल करके दिखाइए, करड़ी में 5 का मान कितना होगा, 3 का मान कितना होगा, करड़ी में 7 का मान कितना होगा। या घनमूल जब हम पढ़े थे, घनमूल में क्या था, जैसे घनमूल में अगर 8 है तो इसका मान 2 हो गया था। घनमूल में अगर 27 है तो इसका मान 3 हो गया था। घनमूल में 125 है तो इसका मान 5 हो गया था। 8 में ऐसा पढ़ा गया। गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं तो आ जाता है, त्रिक लगा देते हैं आ जाता है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं आ जाता है। लेकिन यहाँ 2 का, 3 का, 5 का, 7 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं आता है, भाग विधि से निकालना पड़ता है। तो जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो होता क्या है, उसमें दशमलव में आता है, और दशमलव में जब आता है तो जैसे 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 और भी तरह की संख्याएं आती हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ जो करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 है तो यह 2 आ गया, और 2/1 परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 9 3 है, 3 का पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। अगर 3/1 लिखते हैं p/q के रूप में, अगर इसको परिभाषित करते हैं तब भी परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ 2 का वर्गमूल तो नहीं निकल पा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अर्थात करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, घनमूल में 5, घनमूल में 7, घनमूल में 9, इस तरह की जो संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, सटीक नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्या है। अगर हम इनके दशमलव की बात करें तो करड़ी में 2 बराबर 1.414 और भी वो आता है संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं आती हैं, कभी कटता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है। कटता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है। तो कटता नहीं है तो अशांत है, रिपीट नहीं होता है तो नॉन रिपीटेड है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो इसकी चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देखें कि अपरिमेय संख्याओं में
ये करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, जो करड़ी से मुक्त नहीं हो पाती हैं वो क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अशांत और अनावर्ती क्या चीज है? अशांत और अनावर्ती, यहाँ क्या होता है? जैसे एक संख्या की बात करें, संख्या हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 0.01 001 00001 0001 00001, इस तरीके से बढ़ता चला जा। या संख्या इस तरीके का हो 0.02 002 002 0002 00000002, इस तरह की भी संख्या हो सकती है दशमलव में। 0.12 112 1112 111112 111112 इस तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। तो अब इस तरह की जो संख्याएं हैं हमारी 0 और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा हो 64 664 6664 6664, इस तरह की संख्याएं हो। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात इनका अंत नहीं हो रहा है, अशांत है वो। और दूसरे, एक अंक या एक संख्या या एक संख्या समूह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अशांत है और अनावर्ती हैं। इसलिए इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या हो जाती हैं? अपरिमेय हो जाती हैं। बात करेंगे अगर हम 22/7 की, तो 22/7 बराबर होता है 22/7 बराबर 3.14285 होता है। और यही संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर एक हम लाइन खींच देते हैं और 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंकों का रिपीटेशन है। तो रिपीटिंग लेंथ इसको बोल सकते हैं, 6 अंक का है। और वहीं पर पाई का जो मान है 3.1415, ऐसे और भी बहुत सारी कुछ संख्याएं हैं और वो असीमित तरह के जो है निकाले गए हैं। उसमें देखा गया है कि 3.14 इस तरह के बाद जो संख्याएं हैं उनमें वो रिपीट नहीं होती हैं, रिपीट नहीं होते। तो क्या है, वो कट नहीं रही हैं, कटी नहीं। अब पाई आएगा कहाँ से? होता है वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। यानी कि हम ये देखें पाई बराबर हो जाएगा परिधि बटे व्यास। तो किसी वृत्त की परिधि में उसके व्यास से अगर हम भाग देंगे तो 3.14 और कुछ ऐसे ही आएगा और वो निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसका एक निश्चित नाम पाई नाम रख दिया गया। अब पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पाई क्या है? ये पहले तो अशांत है और दूसरे वो नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है। इसलिए वो किस में आना चाहिए? अशांत अनावर्ती में है। और अशांत अनावर्ती क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 3.14285 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत तो है, यह भी, ये भी कट नहीं रहा है, अशांत है। लेकिन एक गुण इसमें आ गया है, 14285 क्या हो रहा है? बार बार आवर्त हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो अशांत और आवर्ती होने के कारण इसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसको तो पाई का मान 22/7 क्यों लिया गया है? पाई का मान 22/7
7 क्यों लिया गया है? तो इसमें एक रहस्य यह है, छोटी सी बात है ये, क्या कि 22/7 का दशमलव निरूपण 3 तो है यहाँ पर पूर्णांक में, और दशमलव के बाद 1 4 है यहाँ, और पाई का भी मान जब निकाला गया था, आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाले, तो उन्होंने जब निकाला तो 3 उसमें भी आया और 0.14 यहाँ पर भी आया। यानी कि 22/7 के दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद जो 2 अंक 1 4 है, वही दशमलव का 2 अंक 1 4 पाई के भी मान में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दशमलव के 2 स्थान तक 22/7 का मान और दशमलव के 2 स्थान के बाद तक पाई का मान दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो क्या किया गया है, पाई का मान 22/7 रख दिया गया और जिसका मान 3.14 हम गणना में प्रयोग करते हैं। और वैसे जनरली गणना में दशमलव के 2 स्थान तक के ही अंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मान लिया गया है कि पाई का मान 22/7 है। लेकिन पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं, एक समझौता हुआ है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो एक साथ वो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। पाई भी एक साथ वो परिमेय अपरिमेय नहीं हो कह सकते हम। 22/7 परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये संख्या पद्धति का जो चैप्टर है शुरुआत में आपको समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।